ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। तो ये ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर है। इस ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर में जो वाटर रिसोर्स है, इस वाटर रिसोर्स के चैप्टर का कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन 100 समझिए 100 MCQ क्वेश्चन हम टच करेंगे। इससे क्या होगा कि हम चैप्टर भी अपना क्विक रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी और क्वेश्चन भी टच हो जाएगा। ठीक है, क्या भरोसा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो आप पढ़े हैं तो आप इसके जवाब देते जाइए और हम लोग जो इसको रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। देखिए, वाटर रिसोर्स का पहला चैप्टर क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर को आप डील करिए। तो फर्स्ट चैप्टर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन, मतलब राणा प्रताप सागर कहाँ है। राणा प्रताप सागर, ये जो रिवर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो ये जो राणा प्रताप सागर डैम जो है कहाँ पर है। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ मिलेगा हम लोग को, राजस्थान मिलेगा। कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान भारत की पश्चिमी, जहां पर रेगिस्तान है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिवलेंट इन, मतलब बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहां पर है। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहां मिलेगा, मेघालय में। इसी मेघालय का चेरापूंजी मानसीराम है, जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, यहीं पर जो है गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, आदिवासियों के नाम पर रखा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, विच ऑप्शंस आर ट्रू फॉर डैम्स। विच ऑप्शंस आर ट्रू फॉर डैम्स, डैम्स के लिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। दे चेक द सेडिमेंट फ्लो इन रिवर्स, या डैम्स हैव हेल्प प्रोवाइडेड एम्पल वाटर फॉर एग्रीकल्चर, या डैम्स हैव सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट इन सेंट्रल इंडिया, या फिर डैम्स हैव हेल्प इन पावर जनरेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दे चेक द सेडिमेंट, नहीं, गलत है। ठीक है, ट्रू पूछ रहा है। सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट इन सेंट्रल एरिया भी गलत है। डैम्स हैव हेल्प इन पावर जनरेशन सही होगा। ठीक है, ये हैव हेल्प प्रोवाइड एम्पल वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो द नर्मदा बचाओ। अब बताइए, द नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां हुआ था। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर हुआ था, सरदार सरोवर डैम, कहां पर, गुजरात में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर डैम। तो अब देखिएगा गुजरात का, तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो गुजरात का ऐसे हिस्सा देखिएगा ये वाला, तो यहीं पर नर्मदा नदी यहीं पर गिरती है। ठीक है, तो वहीं पर नर्मदा नदी, वहां सरदार सरोवर डैम बना है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो वहां पर जो है आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ। वहां पर बहुत सारे ट्राइबल्स जो कम्युनिटी वाले थे उन्होंने ये आंदोलन किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, द रिमोट विलेज दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। बताइए, बोला कि द रिमोट विलेज दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। सोच लीजिए, मतलब ये बता रहे कि वो ऐसा गांव, एकदम रिमोट गांव, सबसे दूर हो, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो, लेकिन तो भी उसके पास बहुत ज्यादा रेन वाटर में बहुत ज्यादा आगे है वो। बताइए वो कौन सा गांव है। तो आप पढ़िएगा तो कौन आ गया, गेंदाथूर। ठीक है, गेंदाथूर पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको देखने को मिल रहा है, नेम द स्टेट वेयर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड टैंक्स। बताइए, ऐसा राज्य बताइए जहां पर ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड टैंक्स। बताइए, ऐसा कौन सा गांव जहां पर जो है सबसे ज्यादा वाटर टैंक्स है। बताइए क्वेश्चन, हमने कहा ना आप पढ़े हैं तो जवाब दीजिए फटाक से। बताइए, आंसर हमारा क्या होगा, तमिलनाडु, सी आंसर। तमिलनाडु के पास जो है बहुत सारा टैंक रहे थे, समझिए, रेन वाटर के लिए। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नॉट हैविंग एनी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स, निम्नलिखित नदी में से ऐसी कौन सी नदी है जिसके पास कोई भी रिवर प्रोजेक्ट नहीं है। बताइए कौन सी नदी है, हाँ बताइए। सतलज ब्यास, सतलज ब्यास पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, महानदी पर भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, नर्मदा पर तो अभी पता किए हम लोग, सरदार सरोवर डैम अभी देखे ना, नर्मदा नदी पर डी आंसर क्या होगा, यमुना। देखिए यही यमुना, इसी यमुना नदी जहां गंगा और यमुना नदी का संगम है, वहां पर आज कुंभ का मेला लगा हुआ है।
इसी कुंभ के मेले पर अगर चले जाइए तो यह कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगा है, तो यह प्रयागराज जो है 1526 में, ठीक है, 1526 में यह मुगलों के अधीन हो गया था। 1526 में मुगलों का अधीन हो गया। फिर इसको अकबर ने इनका नाम बदल के जो अलाहाबाद नाम रखा, ठीक है। फिर योगी आदित्यनाथ ने अर्थात यूपी के सीएम ने मतलब इसका नाम बदल के क्या रख दिया, फिर जब प्रयागराज रख दिया। और आज तो कुंभ का मेला बहुत सुरक्षा बहुत भयानक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग को क्विक रिवीजन करना है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर, केवल क्वेश्चन रीड करने हैं हम लोग को, ठीक है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ड्यूरिंग हुज रीजन वर द डैम्स लेक्स इरिगेशन सिस्टम बिल्ड एक्सटेंसिवली। बताइए किसके समय के काल खाली स्थान ड्यूरिंग हुज रीजन मतलब याराइन वर द डैम्स बहुत ज्यादा जो है लेक्स इरिगेशन सब व्यवस्था बनाए गए थे, किसके समय कार्यकाल में। बताइए किसके समय काल में सबसे ज्यादा लेक्स, कैनाल्स, रिवर सबसे ज्यादा बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त मौर्य अगर चले जाइए जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी का अर्थात मौर्य वंश का स्थापना किया, तो इनके समय काल में बहुत बड़ा साम्राज्य बना था और इनके नाती का नाम था अशोक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत बड़ा साम्राज्य बना था मगध, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत ज्यादा यह व्यवस्था हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट वर गुल्स। गुल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर गुल्स। गुल्स क्या होते हैं। गुल्स क्या होते हैं, तो गुल्स का मतलब आप समझ जाइएगा, जो नदियों के जो नदी होती है ना, तो नदी बहती रहती है, तो नदी कभी इधर पानी कभी उधर पानी, बाढ़ के समय आ जाती है, तो जो नाली नुमा जो ड्रेनेज टाइप की बना देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुल्स या कुल्स बोलते हैं। तो डाइवर्सन चैनल होता है, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सन चैनल, जहां पर डाइवर्सन बन जाता है नदियों के द्वारा, ठीक है। तो हमारा 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए, इसमें देखिए एक चीज आपको बता देता है, हार नहीं माननी है। अगर आप पढ़े हैं तो 100 क्वेश्चन रिवीजन करिए। दूसरी सबसे खास बात, अगर यह क्वेश्चन कौन से एग्जाम कब एग्जाम में आ जाएगा, तो हम जो आज टच कर रहे हैं हो सकता है वो एग्जाम में आ जाएगा, तो हम लोग को जरूरत होती है फटाफट उस चैप्टर को रिवीजन करना है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिए जब, तो पढ़ने के बाद होता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच करें। क्या मैं पढ़ा हूं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जवाब दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, ये देखिए होती है तैयारी। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया तो चलो पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, अरे यार पढ़ लिए तो खुद को नाप ले कि कितना हम तैयार हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम क्वेश्चन में भी आ जाए, ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। बताइए, हम रेड ले रहे हैं, ब्लैक है तो हम रेड ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट आर्गुमेंट फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट नहीं सही, बताइए कौन सा नहीं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू लाइक होज एरिया, ठीक है, एरिया विच सफर फ्रॉम वाट स्कार्सिटी। Multi-purpose project by regulating water flow help to control floods. Multi-purpose project leads to large scale displacements and loss of livelihood. ये भी होता है। Multi-purpose project generate electricity for our industry and our homes. बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा। ये वाटर जो है हाउस एरिया तक लाती है, जो पानी अभाव से होते हैं उनको, तो ये सही बात है। फेवर में नहीं है, वो खोजना है कि कौन जो है फेवर में नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, यही जो है सही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बी का आंसर सही होगा हम लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बताइए किसके द्वारा, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, इससे भी फ्रेश वाटर मिलता है, ग्राउंड वाटर से भी फ्रेश वाटर मिलता है। जिससे नहीं मिलता है, सरफेस रनअप से या ओशन से। बताइए समुद्र से हमको फ्रेश वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा पीने लायक पानी, क्योंकि पूरा साल्टी होता है, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद 13 पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा, क्या लिखा है मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पढ़ने को मिला, अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क वाटर स्ट्रेस ओशन व्हेन। बताइए अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क के द्वारा क्या हुआ था,
स्ट्रेस ओशन। तो इनके अनुसार ये हुआ था कि वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। समझिए आप, इनके अनुसार यही निकला हुआ था कि वाटर रिसोर्स मतलब वाटर स्ट्रेस ओशन, ठीक है, वाटर स्ट्रेस ओशन व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। तो उस दिन से ये होने लगेगा उनके अनुसार ये। तो 13 का हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। बताइए निम्नलिखित में से पानी के अभाव का कारण कौन नहीं है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्या इसके वजह से पानी का अभाव नहीं हो रही है। ग्रोइंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप, या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, या एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटी, किसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का आप लाख लगाइए, उससे क्या मतलब है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक लगाइएगा तो अच्छा है कि पानी आप तो कंजर्व कर रहे हैं, पानी तो इससे अभाव होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा मेरा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए भाखड़ा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑफ द रिवर। बताइए भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किससे बना है, सतलज नदी पर। किस पर, सतलज नदी पर। ये देखिए सतलज नदी, ठीक है, ये सतलज नदी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो किस पर है, महानदी किधर है देखिए, और गंगा तो दूर ही चल गई, मंजीरा नहीं है, मानस नहीं है, डी, ठीक है, ये डी, ये डी का आंसर याद रखिएगा, हीराकुंड डैम। देखिए भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट लीजिएगा तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा डैम है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो सतलज नदी पर बनी है। और सबसे लंबा डैम आएगा तो सबसे लंबा डैम कौन होगा, हीराकुंड डैम। तो ये हीराकुंड डैम कहाँ है, यहाँ पर महानदी। अब तो टेहरी डैम बन गया, देखते हैं उसका इतिहास में लिखा जाएगा गहराई का कि बहुत ज्यादा गहरा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा वाटर ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 17 वाटर ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का पानी हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज के लिए यूज करते हैं बताइए। इंडस्ट्रियल यूज गलत, फ्लड कंट्रोल गलत, फिश ब्रीडिंग गलत, एक्सर होगा हाइडल पावर। सबसे ज्यादा समझिए, हमने बोला ना ये क्या है, बहुत बड़ा रिवर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइडल पावर एंड इरिगेशन। आपको याद भी रखना होगा, ये याद रखिएगा। अभी जितना क्वेश्चन टच कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक दूसरे का लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए द डाइवर्सन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालय आर कॉल्ड। बताइए डाइवर्सन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ठीक है, हिमालय के पश्चिम हिस्सा में अगर देखा जाए जो डाइवर्सन चैनल बनते हैं, अभी बात हुआ था आपके सामने, बताइए क्या कहा जाएगा। अभी हम बोले भी कि जो नदी होती है ना, तो नदी अपनी बहाव जब चेंज करती है तो ये जैसे नाली नुमा बन जाता है, ठीक है, तो उसी को डाइवर्सन चैनल बोलते हैं। तो उस डाइवर्सन चैनल को पश्चिमी हिमालय में क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुल्स और कुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुल्स और कुल्स। अभी हम लोग सोल्व भी किए थे, ठीक है। ये जैसलमेर एरिया में सबको नाम है, ठीक है, जो पानी का था खादिन, जोहात, पानी कलेक्ट करने का ही सब नाम है, जोहात खादिन। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए एग्रीकल्चर फील्ड्स विच आर यूज्ड एज रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। बताइए एग्रीकल्चर फील्ड, वैसे एग्रीकल्चर फील्ड खेती करने खेत जिसका प्रयोग जो है रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह किया जाता है, रेनफेड स्टोरेज। बताइए उसे हम क्या कहेंगे, रेनफेड स्टोरेज क्या कहा जाएगा। अभी जस्ट बात भी हुआ, हम बताए भी हैं आपको, इसमें क्या बात किया गया, एग्रीकल्चर फील्ड। अभी खादिन जो हाथ पढ़ रहा था ना, इसका आंसर यही होगा। कैसे होगा समझिए मेरी बात। एग्रीकल्चर फील्ड्स विच आर यूज्ड एज रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब देखिएगा एग्रीकल्चर फील्ड, आप कभी ऐसे देखिए बीच में ऐसे हमने पानी इसमें कलेक्ट कर लिया और इसके साइड में सपोज हमारा खेत है, ठीक है, इस साइड में हमारा खेत है, इस साइड खेत है, इस साइड खेत है, इस साइड खेत है। बरसात हुआ, हमने पानी कलेक्ट कर लिया, तो रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर हमने बना रखा है ताकि यहीं से पानी मॉइस्चर होती रहे या फिर यहीं से पानी हम नजदीक में सप्लाई करें। तो इस तरह का आपको खादिन्स और जोहात किधर मिलेगा, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, पहुंचिए 100 के पास पहुंचना है, घबराना नहीं है, हम भी चल रहे हैं, हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिएगा सर इसमें आप ज्यादा इधर उधर बात कर रहे हैं, हम लोग उधर जिदा नहीं। वो क्या एक कहावत है ना, सीधी बात नो बकवास,
तो सीधी बात, नो बकवास, सीधा लाइन पर चलते हैं एकदम। ठीक है, चलिए। नो अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड टैंक। क्या कहा जाता है? टैंक। अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान, राजस्थान में अंडरग्राउंड टैंक्स बनते हैं, जो रेन वाटर होता है उसी टैंक में कलेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं। ठीक है। 21 इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू, बताइए, पश्चिमी राजस्थान में आज भी बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध है, किसके वजह से? रूफटॉप रेन हार्वेस्टर के चलते, पैरनेलिया राजस्थान कैनल, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। तो देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से नहीं है, पैरनेलिया राजस्थान कैनल के चलते, मतलब राजस्थान में जो कैनल व्यवस्था है उसी कैनल व्यवस्था की वजह से जो है ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का 22 में क्या दिया है? 22 द ओनली स्टेट विच हैज मेड, ठीक है, विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू द हाउसेस। बताइए, ऐसा मात्र केवल एक राज्य जिसने जो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कंपल्सरी कर दिया हो हर घर के लिए, तो बताइए कौन सा होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा 22 का? तो 22 का हमारा आंसर होगा सी, तमिलनाडु। अब चले जाइए, तमिलनाडु में आपको ये मिलेगा। तमिलनाडु की सरकार ने वहां पर हर किसी के लिए कंपल्सरी कर दिया है कि आप रेन वाटर हार्वेस्ट कीजिए। अब सोचिए, तमिलनाडु साउथ में है लेकिन क्या करिएगा, सब समुद्री पानी है। ठीक है, और साथ ही या अभी नजदीक से लगता है कि सर पानी बहुत ज्यादा है, जब जाइएगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 भी टच कर लेते हैं। 23 पर क्या दिया है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, बताइए इमिग्रेशन का जो है एडवर्स इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन नहीं है? समझ लीजिए इमिग्रेशन का, तो इमिग्रेशन का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और फूड होगा तो भी इमिग्रेशन थोड़ा ना होगा। सही है, चलिए इंक्रीज क्रॉप यील्ड। क्वेश्चन नंबर 23 का इमिग्रेशन याद रखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 पर अगर चले जाइए तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या देखने को मिलेगा? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 24 में अगर चले, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट इज नॉट अ रेजिस्टेंस टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। बताइए इसमें से कौन जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का आंदोलन नहीं है? बताइए 24 कौन सा नहीं है? अच्छा ये बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नदी बचाने की जा रही थी, तो ये तो हो गया मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। सर नवधान्य क्या था? अनाज का था। चिपको आंदोलन क्या था? ये पेड़ का था, याद है ना, वृक्ष बचाओ। तो उसके लिए तो बी एंड सी हमारा आंसर होगा, डी, बी एंड सी, एक वही नहीं है, सिंपल सी बात। 25 पकड़िए, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। बताइए भारत में जो है फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? बरसात से आता है, ग्राउंड वाटर से होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर मिलता है, या ओशियन वाटर मिलता है? क्या होगा? तो रेनफॉल होगा। 25 का आंसर ये होगा, चूंकि ठीक है 25 का जो है आंसर है ये। ऐसे ग्राउंड वाटर भी अगर किसी ने टिक लगाया है तो भी सही है, चूंकि जो है हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बोरिंग करके ही पानी सबसे ज्यादा निकालते हैं। रेन वाटर लगाए, ग्राउंड वाटर आंसर। 26 बताइए, 26 एकदम सीधी बात, नो बकवास, एकदम बढ़ते रहिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिचार्ज। बताइए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू रिचार्ज। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो किस चीज का टेक्निक है? कौन चीज रिचार्ज करता है? सी वाटर रिचार्ज कर देता है, लेक वाटर रिचार्ज करता है, रिवर वाटर या ग्राउंड वाटर? तो 26 का हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 26 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 26 का आंसर ए होगा, हमारा 26 का आंसर ए होगा। ठीक है, ये मैं राउंड कर दे रहा हूं ताकि आप आंसर देख सके अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, 27 का क्या? हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। बताइए 1/4, हाफ, 3/4, 2/3, कितना पृथ्वी का सरफेस कितना पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है? बताइए कितना घिरा हुआ है? 3/4। चलिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर आप भी जानता है ना बहुत ज्यादा पानी है,
तो इसका पूरा 3 हिस्सा तो पानी से ही घिरा हुआ है, तो उसी का तो बात हुआ है 3/4, मतलब चौथा का 4 हिस्सा में बांट दीजिए तो 3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, 3/4। चलिए 28 बताइए, 28 का आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। लीजिए फिर आ गया बात, सरदार सरोवर कहाँ गया? नर्मदा, नर्मदा नदी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आ गया ना समझ में? महानदी पर कौन है? हीराकुंड डैम है। चलिए इसके आगे अब नहीं, गंगा टेहरी डैम अभी बना ही है। चलिए आगे 29, बढ़ते हैं 29 पर। अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड टैंक्स, पहले भी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, नागा अर्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नागा अर्जुन सागर बताइए, नागा अर्जुन सागर, हाँ नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर डैम किस पर बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर डैम किस नदी बनाया गया? कृष्णा, सही है, सही है, ठीक है ठीक है, कृष्णा सही है, कृष्णा नदी पर। किधर है? कृष्णा नदी पर। चलिए अच्छा है। 31 बताइए, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज कोयना डैम बिल्ट? कोयना डैम किस पर बनाया गया है बताइए? कोयना डैम, कोयना डैम, एकदम जवाब दीजिए। हाँ कोयना डैम भी किस पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर ही कौन है? कोयना डैम है। किधर है कोयना डैम? किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, 31 आ गए, एकदम बहुत करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, पहुंच जाना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32, देखिए लगभग आ ही गए हम लोग, पहुंच गए हैं। हारना मना है, क्यों मना है? देखिए बात यह है कि एग्जाम करीब है और रिवीजन करना जरूरी है, और किसी भी तरह एसएससी में अर्थात सोशल साइंस में हमें 100 में 100 लाना है, तो एक चैप्टर का रिव्यू कर ही लेना है एक बार, ठीक है। और इस समय तो केवल क्वेश्चन ही देखना चाहिए, चैप्टर नहीं। बहुत से लोग क्या करता है कि 1 शॉट देख लें सर, 2 शॉट देख लें, उसको बार बार देखिएगा, उतना ही पेचीदा होइएगा आप। उससे अच्छा होगा कि आप एक बार आपने पढ़ लिया ना 2 बार 3 बार, अब जरूरत है क्वेश्चन टच करने की, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच करें, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज अ ओशन? बताइए यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी, कितना परसेंट पानी जो है वो ओशियन से एग्जिस्ट होता है, बताइए। किधर गया? 96.59%। आपका आंसर ये होगा, याद कर लीजिए। अब यही ऑप्शन में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चूंकि हम लोग बात हुआ था कि सर 4% ही ड्रिंकेबल वाटर है, 98% पानी तो पूरा तरह समुद्र का ही है। अभी बात भी हुआ कि सर 3/4 हिस्सा क्या है, पृथ्वी का पानी से पूरा घिरा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये जाएगा। चलिए इसके बाद 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स पीपुल बिल्ट गुल्स एंड कूल्स फॉर इरिगेशन? अभी बात भी हम बताएं आपको, किस एरिया में जो है पीपुल बिल्ट गुल्स एंड कूल्स फॉर इरिगेशन? इरिगेशन के लिए गुल्स और कूल्स किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो अभी क्या हम लोगों ने बताया था कि वेस्टर्न हिमालय, पश्चिम हिमालय में जो डाइवर्सन चैनल है, तो डाइवर्सन चैनल को गुल्स और कूल्स कहते हैं। तो हम ऐसे बता सकते हैं ना कि वेस्टर्न हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय, तो इस वेस्टर्न हिमालय क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा कि वेस्टर्न हिमालय में जो है गुल्स और कूल्स बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 22% इधर है। देखिए भारत में जो है जितना इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना, तो एक क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो डैम बने हुए हैं तो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और एक क्या होता है? कोयले से, जो स्टीम इंजन होता है ना, तो स्टीम इंजन के द्वारा जो है वो क्या होता है? कुंडली घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का सब 22% इलेक्ट्रिसिटी, याद कर लीजिए 22% इलेक्ट्रिसिटी का योगदान होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आज भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना? 22% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बढ़िए बढ़िए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मैट्रो डैम कंस्ट्रक्टेड? बताइए, ये मैट्रो डैम कहां बनाया गया, किस नदी पर है मैट्रो डैम?
35 का। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लोग नामे नहीं सुना रहेगा कि सर ये कौन सा डैम आ गया। ठीक है, तो मैथ्यू डैम किस नदी पर है? किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, याद कर लीजिए। ये कावेरी नदी पर कौन है? मैथ्यू डैम है। चलिए 36 पढ़िए। 36 में क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान इन एज। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो क्या करता है लोग, छत पर से पानी पाइप के माध्यम से नीचे लाता है, नीचे एक टैंक बना देता है, उसमें पानी कलेक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं, टैंक वाली व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 लिखा गया, मेरा मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो 37 का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉन एज टैंक। बताइए कौन स तरह के स्ट्रक्चर को हम टैंक व्यवस्था कहते हैं? तो अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, या टैंक्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रूफ टॉप्स फॉर स्टोरिंग। छत के ऊपर जो है, नहीं ये तो गलत हो गया ना पूरी तरह से, ये पूरी तरह से गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला सी है, टैंक्स कंस्ट्रक्टेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू स्टोर, ये भी गलत है। टैंक्स कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर फ्लड वाटर, फ्लड वाटर को स्टोर करने के लिए, ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, 38 पढ़िए। 38 में क्या है और जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा आंसर इसका। हमने क्या कहा, एग्जाम आ गया ना, तो आप अगर चैप्टर, आज भी बहुत सारे बच्चे को चैप्टर पढ़ने में लीन है कि सर वन शॉट देख लीजिए, तो सर एक बार रिवीजन कर लीजिए इसके देखने में। अरे भाई 2 बार 4 बार पढ़ लिए हो, अब थोड़ा समय कम है, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत है। कितना मैं हल कर पा रहा हूं, मुझसे क्या छूट रहा है, क्या गारंटी, जो पढ़ तो लिए। दूसरी बात ये होती है कि हम क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वही एग्जाम में आ जाए, उससे रिलेटेड आ जाए। तो जरूरत ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन अभी इस समय देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 38, इसीलिए हम लोग भी ज्यादा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, फास्ट जो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम। बताइए डैम का कौन एडवर्स इफेक्ट नहीं है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, या फ्लड कंट्रोल। बताइए क्या प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, बताइए क्या है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डैम। डैम का जो एडवर्स इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऐसा नहीं होता है फ्लड कंट्रोल, ये एडवर्स इंपैक्ट नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद 39 बताइए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिकली इन राजस्थान। बताइए निम्नलिखित में से किस वजह से राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है? ऐसा क्या? तो रेगिस्तान है, राजस्थान क्या एक रेगिस्तान है, डिजर्ट प्लेसेस है, तो डिजर्ट प्लेसेस है तो वहां पर बनाया जाता है जो वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, कि बरसात के पानी को कलेक्ट कर लिया जाए, जो गर्मी के दिन में पानी नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए, या हाउस कूल, घर को ठंडा करने के लिए, पीने के लिए, या टू क्लीन रूफ टॉप्स, या छत को साफ रखने के लिए। बताइए 39 का आंसर क्या होना चाहिए? ये खुद से भी जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो हम लोग इरिगेशन, उधर रेगिस्तानी एरिया, इरिगेशन तो बहुत कम होगा, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, तो उससे अच्छा उतना पानी आप नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग किसके लिए रखते हैं? तो टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए। पहले तो पानी जिएंगे तब तो कुछ करेंगे। तो राजस्थान में पानी क्यों हार्वेस्ट किया जाता है? पीने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, बढ़िए आगे, रुकना नहीं है, हम लोग को रुकना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील करते चल जा रहा। पढ़ लिए ही है, जवाब दीजिए, कुछ आप समझिए कुछ हम समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया गुल्स और कुल्स यूज टू चैनल वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अभी बात हुआ है, बताइए आंसर क्या होना चाहिए? वेस्टर्न हिमालय। कई बार बात हो चुका कि पश्चिम हिमालय में नदियों का जो डाइवर्सन चैनल बनता है, तो डाइवर्सन चैनल के थ्रू क्या होता है? वो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, खेती के लिए यूज किया जाता है, वेस्टर्न हिमालय। चलिए 41 ड्रिप, बोला कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज मीन्स ऑफ। बताइए ड्रिप इरिगेशन
मतलब ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम लगाया जाता है किस चीज को मतलब कंजर्व किया जाता है? फॉरेस्ट को। ड्रिप इरिगेशन से फॉरेस्ट हम बचाएंगे, पानी बचाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ए। 42 बताइए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डू नॉट हैव एक्सेस टू वाटर। बताइए, स्पेशल वाटर, इक्वल एक्सेस टू वाटर, डिफरेंट एंड नन ऑफ द डे। तो क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए 42। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो हमारे जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप, हमारे समाज में बहुत सारे सामुदायिक समूह है, कोई किसी जाति धर्म ये सब है, तो सबके पास बराबर पानी नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 का क्या होगा? मल्टीपर्पस डैम्स वर लॉन्च इन इंडिया। बताइए, मल्टीपर्पस डैम्स वर लॉन्च इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1957, 1962 या नन ऑफ द एबव। बताइए 43 का कब बना था सबसे ज्यादा? तो इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद ना सबसे ज्यादा डैम बना जी। आजादी से पहले नहीं, आजादी के बाद। आजादी से पहले तो आप खुद एक्सप्लॉइट हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा आपका शोषण किया जा रहा था। चलिए 43 के बाद 44 पढ़ते हैं। 44, आइए 44 बढ़ते। 44 को देखते हैं। 44 क्या है? 44 क्या है? 44 पढ़िए। वाई इज वाटर स्कार्सिटी मेनली कॉज्ड। मुख्य वजह क्या है पानी के अभाव का? मुख्य कारण क्या हो सकता है? वाटर पॉल्यूशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, वाटर मैनेजमेंट की वजह से या यूजिंग फॉर यूटिलिटी की वजह से। मुख्य कारण क्या होगा वाटर का? जो बताइए, आखिर वाटर जो अभाव हो रही है उसका मुख्य वजह क्या है? पानी। आखिर ऐसा पानी का अकाल क्यों पड़ रहा है जी? इसके क्या मुख्य वजह हो सकते हैं? क्या मुख्य वजह हो सकता है? बताओ, नहीं पता? ऐसा नहीं है, कपड़ा साफ करने में सबसे ज्यादा हम लोग पानी बर्बाद करते हैं ना। कुछ ज्यादा ही वाटर का यूज करना। अच्छा, तो इसका आंसर तब होना चाहिए बी, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस। आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। अकॉर्डिंग टू, ये क्या दिया जी? फ्राइरोलॉजिकल आयोर, हाउ बोला कि हाउ कैन फ्रेश वाटर बी ऑब्टेन्ड। पानी हमें कैसे मिल सकता है? 45। तो सबसे ज्यादा पानी हमें कहां से मिल सकता है जी? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दिया है ये, हाइड्रोलॉजिकल कि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, CYCLE साइकिल, हाउ कैन फ्रेश वाटर बी ऑब्टेन्ड। कैसे हो सकता है? तो ग्राउंड वाटर, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दिया है ना। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है? पानी वेपोराइट होकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अंडरग्राउंड मिल गया, फिर गया, फिर आया। तो ऐसे ही ना हाइड्रोलॉजिकल, तो ग्राउंड वाटर में नहीं, ये सब फिर से आ जाते हैं। सी आंसर होगा ना। चलिए 46 क्या है बताइए? 46, इवन वेन बोला कि वेन इज खाली स्थान इज अवेलेबल इन मेनी सोसाइटीज इन अबंडेंस, व्हाई देयर वाटर स्कार्सिटी। बताइए 46 का आंसर दीजिए। वाटर इज अवेलेबल इन मेनी सिटीज, ठीक है, इन अबंडेंस, व्हाई इज देयर स्कार्सिटी। क्या होगा? ऐसा क्यों होता है? यूजिंग टू यूटिलिटी नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। हु इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज होता है? सिटी डेवलपर्स, इरिगेशन में, विलेज में, इंडस्ट्री में। सबसे ज्यादा पानी बताइए सुबह, पानी सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है? हाँ, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इरिगेशन में। अच्छा, पीने में नहीं होता है? कई तरह से आदमी पीता है जी, खाना के साथ पीता है, ऐसे भी पीता है, दारू के साथ भी पीता है, तो नहीं हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दीजिए। क्या होगा आंसर 48 का? ओ लड़के 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, हाउ कैन वी रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर। हाँ, ये एग्रीकल्चर को कैसे एक बड़ा क्रांति ला सकते हैं हम लोग? ज्यादा से ज्यादा बांध बना के
या रिलीजिंग मोर वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी रिलीज करके, या बाय मेकिंग रेन वाटर रिजर्वर्स, रेन वाटर रिजर्व बनाने की वजह से, या थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। बताइए कैसे सबसे ज्यादा कौन सी फिर से बाय बिल्डिंग डैम्स, ज्यादा से ज्यादा डैम बनाएंगे तो उससे एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा डैम बनाएंगे तो डैम बनाने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन भी तो हम लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा जब जमीन ऑक्यूपाई कर लेंगे तो कहां से खेती ज्यादा हो पाएगा। अयो कहीं क्रांति हो गया, गलत। हाँ अब क्या होगा, लड़की लोग समझदार हो गई क्या जी, कब से। आंसर डी होगा, क्या होगा डी, डेवलपिंग ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। समझिए ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप को जो है, जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पानी मांगते हैं, ठीक है। ड्राई फार्मिंग टेक्निक, ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में बात दिए, मस्ट फार्मर्स ऑन वेल्स ऑन ट्यूबवेल्स एंड देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, व्हाट एडवर्स इफेक्ट कैन दिस नेम। बताइए, बताओ तो थोड़ा सा, कि बहुत सारे किसानों के पास अपना खुद का कुआं ट्यूबवेल्स होता है अपने खेतों के सिंचाई के लिए, ताकि खेतों की सिंचाई करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो व्हाट एडवर्स इफेक्ट कैन दिस हैव, नेव नहीं हैव, ये हैव है, ठीक है हैव। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एडवर्सली इफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, सही है। अब ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स वेल्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि भाई ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है। वाह 50, लीजिए ये 50, 50 पर आ गए आखिर में हम अभी 50 बचा हुआ है, 50 आ गए। बताइए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया विटनेस, बोला कि इंटेंसिव, क्या इंटेंसिव, विटनेस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन। बताइए क्या होगा 50 का आंसर, 50। बताइए 50 का आंसर क्या होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आजादी, भारत की आजादी सबसे बड़ी गवाह है, किस चीज की गवाह है, हाँ डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा गवाह मिलेगा, या एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, या इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का। तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा क्या हुआ है, आजादी के बाद क्या हुआ बताइए, क्या होगा सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। आजादी के बाद सबसे बड़ा बड़ा शहर ना दिखाई दे रहा है जी, तो ये जवाब देंगे ना। चलिए 51 बताइए, हाउ डिड, ठीक है, हाउ डिड, अगला जो है हाउ डिड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री, बताइएगा इंक्रीजिंग, हाउ डिड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री अफेक्ट द वाटर कंडीशन। बताइए बढ़ती हुई इंडस्ट्री किस तरह से वाटर कंडीशन को प्रभावित करता है। नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर, बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ वाटर, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। बताइए क्या आंसर होगा 51, 51 का आंसर क्या होगा, कैसे, अगर मान लीजिए अगर किसी शहर में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री बढ़ने पर क्या प्रभावित करता है, तो ये आंसर होगा प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो चूंकि इंडस्ट्री के लिए भी पानी चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्या होगा 52। बताइए 52 का क्या होगा, बताओ बाबू 52 का आंसर। हाँ पढ़ लिए तो जवाब तो देना बनता है ना जी, पढ़ लिए तो जवाब दीजिए। इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ब्लैंक अप्रोक्सीमेटली % ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। भारत में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें से कितना % इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, नदियों से पानियों से लिया जाता है, डैम प्रोजेक्ट से लिया जाता है। बताइए 22%, कितना होगा 22%, आंसर ए। समझ में आ गया। चलिए 53 बताइए, विच फैक्टर्स हैव
एग्रीगेटेड वाटर एंड एनआरकी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। बताइए निम्नलिखित में से किसने जो है पानी को जो है, हाँ भारत में जो है एग्रीगेटेड वाटर एंड एनआरकी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बताइए किसने किया कर रखा है? बताएगा कोई? किसका? डैम्स? नहीं, डैम की वजह से नहीं है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर होगा, आंसर ये होगा। और 54 का आंसर क्या होगा बताइए? हाउ आर मोस्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनी इन द सिटी रिसोर्सिंग बोला देयर वाटर नीड्स। बताइए हाउ आर मोस्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनी इन सिटी रिसोर्सिंग देयर वाटर नीड। किस तरह से बहुत सारे शहरों में कॉलोनी में जो है घरों तक जो पानी पहुंचती है आवश्यकता कैसे पूर्ति होती है, कैसे संसाधन को लेते हैं? सिटी वाटर वर्क सिटीज ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, कम्युनिटी वाटर पंप्स या इंडिविजुअल मोटर। बताइए 54 का क्या होगा? ए सिटी वाटर। हाँ, सभी लोगों के पास अपनी ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होती हैं। और जब ज्यादा हो जाता है ना, तब जैसे पेज होता है ना, पेज, अब मान लीजिए पेज है, चारों तरफ जब आप होल कर दीजिएगा तो वह सतह वहां का क्या हो जाता है? कमजोर, और फिर वजन पड़ते नीचे आ जाएगा। इसलिए शहरों में चलिएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए आपको बोरिंग करना है तो आपको करने की अनुमति नहीं मिलती है, नगर पालिका से लेना पड़ता है। तो नगर पालिका उसका निरीक्षण करता है तब जवाब देता है, अन्य तो मना कर देगा सीधे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। इवन इफ देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इवन इफ देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज हाजर्डियस वाटर पॉल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस? बताइए। भले ही जो कुछ जगहों पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, ठीक है, हाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, पर देयर इज हाजर्डियस वाटर पॉल्यूशन, लेकिन वहां पर जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी है। तो आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? बताइए इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं कारण? बी आंसर, वेस्टेज ऑफ वाटर। नहीं, अरे यार इसमें क्या दिया है? हाजर्डियस पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पानी है, और तो भी पानी जो है बहुत ज्यादा जहरीला हो गया है। तो इसका कारण क्या होगा पानी का जहरीला का? तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के चलते ना पानी जहरीला हो जाता है। पानी है लेकिन जहरीला है। जमुना नदी है दिल्ली में, आज भी दिल्ली में जो है हमेशा केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया जाता है कि पानी इतना गंदा है, आप क्यों नहीं साफ सफाई कराए, पानी को स्वच्छ साफ करा। आज देख लीजिए, आज कुंभ का मेला लगा है, जाकर देखिए कितना जमुना की पानी साफ है, और वही दिल्ली में जाकर गंदगी हो जाती है। तो आखिर क्यों? आखिर ये सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट के चलते ही ना गंदा हो रहा है। समझ ना रहे मेरा बात? चलिए 56 बढ़िए, रुकना मना है, बढ़ते जाओ। क्या होगा 56 का? 56 का क्या होगा? व्हाट द कॉजेस फॉर इंडियन रिवर्स टू बिकम टॉक्सिन। भारत की नदियों के जहरीले होने के मुख्य कारण क्या है? फॉसिल, एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भारत की नदियां सबसे ज्यादा जहरीली हो गई हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। 57 का क्या होगा? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। अपने नेचुरल इकोसिस्टम को जो है डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करना है? बताइए क्या है? हाँ क्या है इसमें? सैनिटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्स टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड्स, या मॉडर्न एग्रीकल्चर। बताइए 57 का। अब तो हम जानते हैं कि तो लोग वही टिक लगाओगे, सही भी है। चलिए ठीक है, अच्छा है, यही होगा। चलिए 57 से आगे बढ़ते हैं। 57 के बाद बताइए 58 का क्या होगा? 58 बताइए 58 का क्या होगा? बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। 58 का क्या होगा? What will impoverish this wide ecological class that may have a profound impact, ठीक है, impact on rivers। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बताइए 58 का क्या आंसर होगा? हाँ 58 का आंसर क्या होगा? हाँ बताइए, इकोलॉजिक क्राइसिस दिया है ना? हाँ इकोलॉजिक क्राइसिस, यहाँ क्लास लिखा है क्राइसिस होगा।
What will improvise this wide ecological crisis that may have a profound impact on river? क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। बताइए 59 क्या होगा? What is a barrier across flowing water that obstruct and direct or retards the flow creating impoundment? डैम का डिफिनेशन है ये। हाँ, ये जवाब ये हो गया हमारा डिफिनेशन। पूछ देगा ना शॉर्ट टाइप में कि व्हाट इज डैम, तो बताना पड़ेगा कि डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। ये बनाना पड़ेगा, ठीक है? बनाना नहीं, ये लिखना पड़ेगा। 60 बनाने में हालत खराब हो जाएगा डैम, ठीक ना? डैम बनाना बहुत ही आसान रहता है। लड़के सब साइंस प्रोजेक्ट में तुरंत कागज लगा के बना देता है, तो साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग डैम? बिल्डिंग डैम बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लड कंट्रोल या स्टोरेज, वाटर एनिमल्स कंजर्वेशन। बताइए क्या होगा? वाटर एनिमल्स, जलीय जीव बचाने के। 60 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? फ्लड कंट्रोल। अच्छा, फ्लड कंट्रोल हमको एक जवाब दे दीजिए, ठीक है? आंसर सही है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक तो सबको पता है, कोसी। लेकिन कोई बता दे कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? दामोदर नदी को कहा जाता था। आज भी जाइएगा तो 8 डैम बनाए गए हैं उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए। चलिए 61 बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मल्टीपर्पज डैम विच इज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल? बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मल्टीपर्पज डैम है जो कि पानी भी कंजर्व करता है और फ्लड भी कंट्रोल करने के साथ है? बताइए ऐसी कौन सी है? सतलज ब्यास रिवर बेसिन वाला, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम या टेहरी डैम? बताइए 61 का आंसर क्या होगा? हाँ 61 का बताओ। अच्छा, इसमें से भारत का सबसे लंबा डैम कौन है? सबसे बड़ा डैम? सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नांगल और सबसे लंबा हीराकुंड, ये याद रहे। और हीराकुंड डैम ही जो है कंजर्वेशन के साथ साथ फ्लड कंट्रोल भी ये करता है। इसको भी कब मत समझिए, बहुत तेज बाढ़ लाता था, लेकिन जब बन गया ना तो पानी कंट्रोल करता है, फ्लड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो ये भी तबाही मचाने वाला नहीं। आगे चलिए 62 का आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द। जवाहरलाल नेहरू ने डैम को क्या कहा था? हाँ, हमारे भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बांधों को, जो नदियों बनाए गए बांध हैं, इन बांधों को क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये बी आंसर होगा। चलिए 62 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 62 दो बार लिख दिए नाम? नहीं क्या? हाँ तो ठीक है, लेकिन 62 दो बार लिखा है ना जी। हाँ तो वही ना बोल रहा हूँ, मैथ मेरा तेज है, मैथ में बहुत स्ट्रोंग है हम। बताइए 62 का इसका आंसर क्या होगा? इसी को कहा जाता है कि पढ़े तो जवाब दीजिए पटक पटक। Why did जवाहरलाल नेहरू कॉल डैम एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सभी डैमों को जो है क्यों कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? किस लिए कहा था भाई? क्या होगा? चलिए ठीक है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। चलिए ठीक है, आंसर सही है, सी होगा। ठीक है 64, व्हाई हैव मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी और अपोजिशन रिसेंटली? बताइए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और बड़े बड़े डैम बनाए गए ना, तो बहुत सारे आंदोलन का, विरोधों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ था? द पोजिशनिंग ऑफ डैम्स टेक्निकली करेक्ट, इस वजह से, या रेगुलेटिंग एंड डैमिंग अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर, या चांसेस ऑफ फ्लड्स, या डैम बिल्ट रिसेंटली एनफ? बताइए 64 का आंसर क्या होगा?
है ना, क्यों? आखिर डैम्स हैव अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन, द रेगुलेटिंग एंड डैमिंग अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। चलिए ये ठीक है, सबसे ज्यादा नेचुरल फ्लो को इफेक्ट कर रहा था, इसी वजह से इसे भोगना पड़ा। रेगुलेटिंग, ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। 65 पढ़िए, 65 एकदम 65 65 तक आ गए, बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स, ठीक है, लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। बताइए किस तरह का आंदोलन करना पड़ा इनको? सेव सतलज, ग्रीन अप टू कूल डाउन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ, अब पकड़ लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 66 पढ़िए, चलिए ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लार्ज डैम को किस तरह का आंदोलन? तो भाई इन्वायरमेंटल, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 66 का आंसर क्या होगा? हाँ, हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम पर्पस प्रोजेक्टेड, तो किसको जो है हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम पर्पस प्रोजेक्ट? हाँ ठीक है, सबसे बड़ा जो बड़े बड़े डैम बनते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको होता है? बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं, जिनकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, बड़े जो किसान हैं, उनको ना पानी भाई पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तो उनको ना भाई बहुत आसानी से मिल जाती है अच्छा प्रोडक्शन, छोटे किसान के लिए नहीं। चलिए ये 66 के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। 67 बताओ, 67 का क्या होगा? पढ़े हैं तो जवाब दीजिए, हम तो सीधा जानते हैं भाई, पढ़े हो तो जवाब दो। एग्जाम भी करीब आ गया है तो समझ में आ जाना चाहिए कि चैप्टर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये भी तो सामने आना चाहिए ना। तो 67 का आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट ओरिजिनली फोकस ऑन, किस चीज पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला? हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज पर चला है? नर्मदा बचाओ आंदोलन इरिगेशन स्ट्रेटजी के लिए, एम टू इनेबल सिटीजन्स, ये भी दोनों गलत है, इधर आइए दोनों। इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज, ठीक है, बी आंसर होगा। जी नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था तो इन्वायरमेंटल इशू वहां खड़ा हुआ था, नर्मदा इशू के इन्वायरमेंटल इशू के चलते, ठीक है। और जो उसके चलते जो बहुत सारे पेड़ जंगल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे गिर जंगल है वहां पर, ठीक है, गिर जंगल है उसके ठीक ऊपर, तो उसके वजह से था, बी आंसर होगा। 68 बताइए, 68 का आंसर क्या होगा? विच लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट, बताइए। और वाह क्या क्वेश्चन दिया है, ऐसी कौन सी इसमें भारत की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है या डैम है जो 4 राज्यों को टच करती है? बता दो 68 का। कौन? बी, हाँ कौन सा होगा? विच लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट? हाँ लीजिए, हम मर जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र नहीं, एमपी, एमपी को करेगा, बताइए कौन सा है वो? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम 4 राज्यों से होता है, ठीक है। बताइए इसको 69 का आंसर। 69 विच स्टेट द लार्जेस्ट रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवर्स, बताइए विच लार्जेस्ट रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवर्स, कौन से राज्यों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलती है? हाँ बताइए, इसमें पकड़ लिए तो ऊपर वाला भी आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सी पकड़ लिए, वही है फिर। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, वही सरदार सरोवर। चलिए 70 बताइए। इरिगेशन हैज, ठीक है, इरिगेशन हैज आल्सो, ये आल्सो लिखा है यार, आल्सो चेंज्ड क्रॉपिंग पैटर्न of many regions with farmers shifting water intensive and commercial crops, बोला ठीक है क्रॉप्स। इसके बाद क्रॉप्स, इसके बाद this has great ecological consequences, this has great, ठीक है, हाँ इकोलॉजिकल
consequences for the soil, what? बताइए 70 का क्या होना चाहिए आंसर? सही है, 70 का आंसर क्या होगा? ए चाहिए। 78 बताइए, व्हाट रिएक्शन डिड फार्मर्स सहमत, अरे सहमत बेसिन, ये सहमत बेसिन कहाँ गया जी? सहमत बेसिन कि साबरमती बेसिन? साबरमती बेसिन, साबरमती बेसिन फार्मर्स है। बताइए व्हाट रिएक्शन डिड फार्मर साबरमती बेसिन, बताइए है, मतलब कि साबरमती बेसिन के किसानों का जो प्रतिक्रिया कैसा रहा था? हाँ बताइए कैसा प्रतिक्रिया रहा था? हाँ साबरमती फार्मर्स कॉज इजिटेड ऑलमोस्ट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया या पार्टिकुलर ड्यूरिंग क्लॉट्स, बी आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या पता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि बताइए साबरमती बेसिन के बारे में किसानों ने क्या सोचा, किसानों ने क्या किया, साबरमती बेसिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन किधर भी पूछा जा सकता है। चलिए 72 बताइए, 72 का आंसर क्या होगा? हाँ 72 का आंसर बताइए। 72 का, इन हिल और माउंटेनियस एरिया पीपल बिल्ट डाइवर्सन चैनल्स लाइक, बताइए इन हिल और माउंटेनियस एरिया। हाँ क्या होगा? अभी बात भी क्या है, हम समझाए भी हैं, बताइए क्या होगा? गुल और कुल्स दिया है कहीं? नहीं दिया है गुल और कुल्स? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, डी आंसर। 73 का आंसर बताइए। 73 का क्या होगा? व्हाट वाज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन द फ्लड्स प्लेन्स ऑफ बंगाल फॉर इरिगेशन? हाँ, व्हाट वाज द ट्रेडिशनली प्रैक्टिस इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल? बंगाल के जो फ्लड प्लेन्स क्षेत्र में ट्रेडिशनली प्रैक्टिस क्या है इरिगेशन के लिए? तो इनोडेशन चैनल, क्या है? इनोडेशन चैनल। चलिए ठीक है, अच्छा है। 74 का जवाब दीजिए। इन द सेमी एरिड और रेडी रीजन ऑफ राजस्थान पार्टिकुलरली इन बीकानेर फालोदी, ठीक है, यहाँ फालोदी, जाहोदी, जिहादी, बर्म वर वाज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर। तो क्या होना चाहिए? अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर टैंक से ही ना होना चाहिए है? अरे भाई एरिड और सेमी एरिड राजस्थान के खासकर जो बीकानेर के क्षेत्रों में जो पानी के लिए उसे कहा जाता है ना फालोदी वर्ण बनाया जाता है, वह ड्रिंकिंग वाला ड्रिंकिंग स्टोर के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहेंगे? 74 इसका क्या कहेंगे? फालोदी और बर्म वेयर वाज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर, हाँ जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है? टैंक्स कहा जाता है। स्मॉल विलेज पॉन्ड, रूफटॉप टैंक्स, वेल्स कहा जाता है। तो जैसलमेर में जो जाहोदी और खादिन बनता है उसको टैंक कहते हैं, लेकिन ये पानी जो हम लोग ये फालोदी जिसको कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेल्स, कुआं, बीकानेर का। इसीलिए तो अलग अलग करके पूछा है ना। 75 बताइए। विच अदर प्लेसेस इज रूफटॉप रेन वाटर, बताइए विच अदर प्लेसेस इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमन अदर देन राजस्थान? बताइए विच अदर प्लेसेस इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमन अदर देन राजस्थान? हाँ राजस्थान को छोड़कर और दूसरा राज्य बताइए। सिक्किम में, बताइए कौन सा? राजस्थान को छोड़ के बताइए, राजस्थान को छोड़ के और दूसरे जगह पर रेन वाटर कहां हार्वेस्ट किया जाता है? मेघालय में। मेघालय में याद है ड्रिप बम्बू इरिगेशन की जाती है, याद है? अब सोचने वाली बात है, पता है मेघालय का बहुत ही अलग कहानी है कि मेघालय में अगर चले जाइए तो मेघालय का जो चेरापूंजी मानसीराम है, उस मानसीराम में दुनिया का सर्वाधिक बरसात होती है, महीनों 2 महीना कंटिन्यू बरसात होती रहती है, गारो खांसी जयंतियां पहाड़ियों के चलते, ठीक है। लेकिन उससे ही जो ही दूरी पर थोड़ा हटिएगा ना 50-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर, तो आपको पूरे सूखे की तरह एरिया दिखाई देने लगेंगे, पानी की पूरी तरह से अभाव दिखने लगेंगे।
समझिए, गजब ही वहाँ का इन्वायरमेंट है। आइए 76 बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहुँच गए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और हैं, हम लोग 100 पहुँच ही जाएंगे। हम लोग भी 100 क्वेश्चन लगा ही लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाएगा कि हम चैप्टर पढ़े तो 100 क्वेश्चन टच किए हम लोग, 1-2 क्वेश्चन नहीं टच करके कूद रहे हम लोग भी। परीक्षा देने के बाद बच्चे को समझ में आता है कि अरे यार गजब थे सर, 50 नहीं 100 क्वेश्चन एक ही बार खींच देते। आज से मैथ का भी चलेगा, मैथ का भी सभी चैप्टर का क्वेश्चन आज से अपलोड हो जाएगा। मनोज सर आपके आ रहे हैं आज से, कल ही आए थे लेकिन कल हम थे ही नहीं। कुंभ नहाने गए थे, कुंभ का नज़ारा वाकई में बहुत अच्छा नज़ारा था। हम भी गए थे ना कुंभ नहाने। पता है कुंभ जो जहाँ कुंभ का आज मेला लगा है, कहा जा रहा है कि भाई 10 साल बाद आज जो कुंभ का मेला लगा है, तो यह कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगा है वाकई में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है। और कई वर्षों के बाद आता है तो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो पाप जो है खत्म हो जाते हैं। तो ब्रह्मा ने पहला यज्ञ यहीं पर किया था, कई तरह की कथा है। लेकिन ये जो प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा है सच में अद्भुत है और वाकई में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बस दिक्कत यही है कि ठंड बहुत तेज लग रहा है, ठीक है। इस प्रयागराज का अगर चले जाइए, इस प्रयागराज का 1526 में, ठीक है, मुगलों के अधीन आ गया था ये जगह और उसी समय इसका नाम रखा गया इलाहाबाद। आगे जाकर इसका नाम बदले अकबर ने अलाहाबाद कहा, अलाहाबाद, अल्लाह का बाद, अलाहाबाद इन्होंने नाम रखा। आई अक्टूबर 2018 में योगी आदित्य ने इसका नाम बदल के फिर से प्रयागराज कर दिया। अब वो प्रयागराज सनातन का सबसे बड़ा धर्म, और सनातन का अगर जमघट देखना है पहुंचिए कुंभ मेला प्रयागराज, आपको दिखाई देगा वहां पर सनातन। चलिए आगे 77 का क्या होगा बताइए। 77 का, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द स्टेट हाउस। बताइए आंसर क्या होगा। डी तमिलनाडु। 76 का नहीं बताया। 76 का, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टू द प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, प्लेंटी हुआ था, इंदिरा अवेलेबल द पेरेनियल गांधी कैनाल। बताइए क्या है। 76 का हम बोले हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टू द प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान, व्हाई डू मेनी होम स्टिल प्रीफर टू टैंक सिस्टम। अब यहाँ अब ये कहा गया है कि भाई वहां पर राजस्थान के क्षेत्र में अगर चले जाइए तो राजस्थान के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर बना है, तो इंदिरा गांधी नहर से पानी आ रहा है, सबके पास सप्लाई हो रही है, लोग तो भी जो है उस पानी को प्रीफर नहीं कर रहे हैं बल्कि जो है टैंक पानी प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इस वजह से कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। किधर गया? चलिए सी आंसर होगा इसका। हो गया, अब आ गया ना लाइन पर। चलिए 78 बताइए क्या होगा। इन विच ईयर बोला क्या, या इन विच 2000 ईयर ओल्ड सिस्टम बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स आर प्रिवलेंट। बताइए। अभी हम बात भी किए हैं, तो मेघालय होगा। चलिए ठीक है। 79 बताइए क्या होगा। 79 पहुंच रहा है एकदम करीब। इन विच प्लेस, कर्नाटका, ठीक है, द पीपुल हैव इंस्टॉल्ड, बोला है कि अदर हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाँ, टू मेंटेन देयर वाटर नीड्स। ये मेंटेन होना चाहिए, गलत टाइपिंग होगी। क्या होगा बताइए। 79 का क्या आंसर होगा? बी। चलिए ठीक है। कर्नाटक में कौन सा बताइए। इन विच प्लेस इन कर्नाटक, तो कर्नाटक के गेंदाथुर जो है मैसूर में, मैसूर भूल गए जी टीपू सुल्तान और हैदर अली को, हैं? हम तो अभी आज तक से हमको याद है, ठीक है। तो कर्नाटक के जो है मैसूर क्षेत्र में चले, कर्नाटक के मैसूर के गेंदाथुर एरिया में लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी आवश्यकता के लिए लगा रखा। वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80, इन राजस्थान व्हाट इज रेन वाटर बोला कि रेफर,
हाँ, पालर पानी, पालर पानी, पालर पेनी नहीं, पालर पानी रेन वाटर को कहा जाता है, पालर पानी। हम लोग कहते हैं बरसात, तो कोई कहता है बखरी, तो कोई कहता है बरखा, नहीं कहता है, कोई कहता है झांकारी। ठीक है। 81, हाउ अ रेंट ऑफ वाटर, और ये क्वेश्चन 81 का थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है क्या? हाँ, रूफ टॉप रेन वाटर फिल्टर्ड, रूफ टॉप, हाउ रूफ टॉप, हाँ रूफ टॉप वाटर, ठीक है, फिल्टर्ड, बताइए रूफ टॉप वाटर को कैसे फिल्टर्ड किया जाता है? यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, बालू और ब्रिक्स का प्रयोग करके, या यूजिंग इलेक्ट्रिक फिल्टर्स, कोई इलेक्ट्रिक फिल्टर्स लगा के, बिजली का बिल भरते भरते परेशान, यूजिंग नेट सिस्टम, जाली से पानी को हम लोग साफ कर लेते हैं, या यूजिंग मॉडर्न फिल्टर्स, या मॉडर्न कोई फिल्टर्स यूज करके, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आखिर क्या यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, कोई बताएगा? हाँ, यूजिंग सैंड, बालू जो होता है ना, बालू, उसका प्रयोग करके पानी साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए 81, आज भी हम लोग बोरिंग के लिए पानी बालू में से ही निकालते हैं। 81 के बाद 82, बस बस 10-20 क्वेश्चन और है, पूरा होने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं हम, मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। आदमी कहता है ना, एक कहावत नहीं है, एक कहावत यह है कि गुमराह करने के कई रास्ते हो सकते हैं, अब मंजिल तक जाने का तो एक ही रास्ता होता है, अब वो तुम खुद हो, चाह जाओ तो भटक जाओ, अच्छा जाओ तो लटक जाओ, अच्छा जाओ तो पहुंच जाओ, निर्भर तुम पर करता है। 52 नहीं 82, हाँ मैथ थोड़ा कमजोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी, है ना, ठीक है, विद सफरिंग, और ये यार क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऊपर ढक गया। हाँ बताइए अब क्या आंसर होगा, पढ़ लिए नहीं पढ़े? क्या आंसर होना चाहिए 82 का? विच ऑफ द, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी इन अ रीजन विद सफिशिएंट वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपुल, बताइए क्या होगा? हाँ बताइए, निम्नलिखित में से पानी अभाव के, ये रीजन है, इसको घबराइए मत, ये रीजन है, ये मेरा मैथ थोड़ा कमजोर नहीं है, ठीक है, टाइपिंग भी थोड़ा कमजोर है, ठीक ना, तो बताइए किसी भी क्षेत्र में पानी के अभाव के मुख्यतः कारण कौन है? विथ सफिशिएंट वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपुल, लोगों के जो है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं पानी, उसकी पूरे करने के लिए जो सफिशिएंट वाटर होता है, लेकिन पूरा करने के लिए किसी भी क्षेत्र में उस पानी के अभाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज्यादा पॉपुलेशन होता होगा उस क्षेत्र में, कम बरसात होती होगी, या पावर रिक्वायरमेंट, या पॉल्यूशन, बताइए सबसे ज्यादा क्या होती है? 82 आंसर क्या होना चाहिए? हाँ हाँ पानी है, लेकिन वहां पर पानी की अभाव है, सफिशिएंट दिया है ना जी, तो पॉल्यूशन होगा। क्या आंसर होगा? पॉल्यूशन। ह्यूज पॉपुलेशन नहीं लगाना है, पॉल्यूशन है, हाँ तो यही आंसर होगा, ये डी होगा। चलिए 83 बताइए, 83 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एराइज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन से सबसे बड़ा समस्या क्या आती है? कौन प्रॉब्लम है, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स, कौन समस्या है? पानी के दूषित होने का सबसे बड़ा समस्या कौन है? वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, चलिए बी आंसर होगा इसका। बताइए 84 का, बड़ो 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 100 पहुंचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा shows the percentage of global precipitation data is received by India, भारत में जो है कितना टोटल बरसात पानी मिलता है इसमें? बताइए, भारत, पूरे दुनिया में पानी होती है ना बरसात, तो भारत में तो एक डाटा बनाई गई, तो डाटा में ये कितना दिखाया गया कि दुनिया में जितनी पानी बरसात होती है, तो उस पानी का पूरे बरसात, तो सोचिए कि पूरे दुनिया में जितना बरसात होता है, उस बरसात का कितना परसेंट बरसात हमारे भारत में होता है? 4%। कितना होता है? 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है, हाँ वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया
वुड यू इमीडिएटली, ठीक है, वुड है ये, वुड यू इमीडिएटली एसोसिएट स्कार्सिटी। बताइए निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले पानी के अभाव में आएगा? बताइए। हाँ, आपके अनुसार कौन सा आएगा? बताइए 85 का कौन आएगा? भाई रेगिस्तानी एरिया, जाहिर सी बात है। चलिए अच्छा 86 का बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एंशियंट, ठीक है, बिल्ट ऑन 11th सेंचुरी। बताइए तो कौन सा बनाया गया था? बिल्ट इन BUILT। हाँ बोलिए, आप बताइए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एंशियंट, ठीक है, इंडिया, बिल्ट इन 11th सेंचुरी। 11वीं सेंचुरी में भारत में जो बनाई गई सबसे जो है आर्टिफिशियल लेक कौन है? भोपाल लेक। चलिए ठीक है, भोपाल लेक। भोपाल का तो गैस त्रासदी बहुत ज्यादा डेंजरस था। 87 का बताइए आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज बिल्ट, बोला, इन रिवर बेसिन। बताइए क्या होता है? डैम को डामा लिख दिया गया जी। 87 का कौन सा? विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन रिवर बेसिन। हाँ, ये यूज बिल्ट इन रिवर बेसिन। बताइए कौन सा डैम होता है? क्या होगा? डैम होंगे। चलिए 87 हो गया हमारा, 87 तक क्लियर हो गया। 88 बढ़ते हैं बाबू। चलो चलो चलो, 10 क्वेश्चन और है। ककड़ी खा के ढक्कन नहीं टिका करना चाहिए। 88 का क्या होगा? हाँ 88 का क्या होगा बताइए? विच ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाँ बताइए 88 का आंसर। विच ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ एंशिएंट टाइम। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ एंशिएंट टाइम। बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्राचीन भारत का फीचर नहीं है? बताइए कौन सा आंसर होगा? एक ऑप्शन कौन सा? हाँ ये इधर छट गया यार, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स। हाँ आंसर सी होगा। यह ना प्राचीन भारत में ऐसा थोड़ा ना बनता था पहले। 90 बताइए। हाँ 90 का 90 है। हाँ 89 नहीं है, 90 है। दो बार से 90 है, वो 89 होगा। क्वेश्चन क्या है? नियर इलाहाबाद, नियर इलाहाबाद क्वेश्चन ही आधा कट गया है जी। हाँ आधा क्वेश्चन ही कट गया है। ये दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश इन द 14th सेंचुरी फॉर सप्लाइंग वाटर, क्या दिया? सीरी फोर्ट एरिया। हाँ अच्छा, ये हाँ नहीं, इसका हाउस खास ही यहाँ पर जैसे नियर इलाहाबाद दिया है ना, ये ना क्या इसका ऑप्शन इसमें आ गया, जबकि क्वेश्चन 90 में ये दिया गया है कि 11वीं कह रहे हैं 14वीं सेंचुरी 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया जो स्ट्रक्चर था, वो मतलब कि उस पानी सीरी फोर्ट एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए था, तो क्या था? तो टैंकिंग हाउस खासियत था। 90 बताइए क्या होगा? इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया कैन यू फाइंड वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? बताइए। ये तो बता सकते हो ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ अब यही वाला यहाँ पर चल गया टाइपिंग, ये वाला वहां चल गया। इसका क्वेश्चन ही श्रीवेंकपुरम नियर इलाहाबाद। तो इलाहाबाद, अब इलाहाबाद के बारे में बात भी हम लोग किए हैं। तो इलाहाबाद के नजदीक श्रीवेंकपुरम में अगर चले जाइए तो सबसे पुराना आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलेगा। चलिए 91 बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रेज्ड द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रेज्ड द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट? कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट को किसने बढ़ाया था? किस राज्य सरकार ने किया था? 91।
हाँ, तो साउथ में किधर से कृष्णा नदी आ रही है? तो एक कर्नाटका और आंध्रा किधर है? दिया है, ये कर्नाटका और आंध्रा, ये आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं, हम रुक नहीं रहे हैं, एकदम नहीं रुक रहे। 92 क्या होगा आंसर? पढ़िए 92 का आंसर पढ़िए। 92 पढ़ लिए? हाँ, 92 का क्वेश्चन क्या है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर तिलैया, पंचेत, मैथुन, कोनार, बोकारो डैम्स आर लोकेटेड? हाँ, अभी बात हुआ है, अभी हम पूछा था ना कि भारत का जो है, अभी देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था? दामोदर नदी को। और इसी दामोदर नदी पर अगर चले जाइए तो दामोदर नदी पर तिलैया, पंचेत, मैथुन, कोनार, बोकारो ये सभी जो क्या बने हुए हैं? डैम बने हुए, ताकि फ्लड कंट्रोल किया जा सके। तो किस नदी पर बना है? समझ में आ गया? आगे चलिए 93 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल डैमेज आर नॉट इंड्यूस्ड ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? बताइए 93 का क्या आना चाहिए? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल डैमेज आर नॉट इंड्यूस्ड ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? हाँ, नॉट इंड्यूस्ड है। डी किससे होगा? नॉट इंड्यूस्ड दिया था, वो किससे होगा? वाटर बॉर्न डिजीज एंड पेट्स होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज आर नॉट इंड्यूस्ड ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता? वाटर बॉर्न डिजीज एंड पेट्स, इससे रिजल्ट एक्सेसिव वोल्केनो एक्टिविटी, अर्थक्वेक नहीं, ये होगा आंसर। 94 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट और ग्रुप्स ऑफ रिवर प्रोजेक्ट प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक टू इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र? बताइए। हाँ, महाराष्ट्र में बहने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन आ गया, महाराष्ट्र में बहने वाली नदी कौन सी? नदी का नाम पता है तो सब पता है। परवरा नदी कहाँ है? हाँ, परवरा नदी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है, ये भी याद रहे, परवरा नदी महाराष्ट्र में है। चलिए, हम परवरा दिया, ये परवरा, ये याद रखें कि कौन सा हाँ चलिए परवरा है, ठीक है। 95 बताइए। 95 ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स, बोला क्या? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कमली प्रैक्टिस पार्टिकुलरली इन राजस्थान, किस वजह से? पानी पीने के लिए, ठीक है, पीने के लिए पानी, पहले पी कर जिंदा रहेंगे तब ना। 95 के बाद आगे बढ़िए। 95 के बाद क्या होगा? 95 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, बनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट? बताइए, चंबल प्रोजेक्ट का क्या होगा? अरे यार, मैथुन, पंचेत, तिलैया, कोनार, बोकारो ये सब कहाँ है? दामोदर पर, ये तो पश्चिम बंगाल चले गए। चंबल उधर नहीं है, चंबल इधर एमपी और साइड में चलते हैं। अगला परवरा और रामागुंडान, ये कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो ये दोनों आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये किधर चले गए? हम लोग राजस्थान ऊपर चले गए। और ये चंबल बात हो रही है, तो चंबल क्या होगा? आ गया। 97 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा यूज नहीं किया जाता है? जोहाद और खादिन्स, ये जैसलमेर एरिया में टैंक से भी पानी स्टोर करने, गुल्स नहीं होता है, गुल्स और कुछ वेस्टर्न हिमालय में। चलिए 98 बताइए। 97 का सी हो गया आंसर। बताइए, वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड? भागीरथी पर, यमुना पर, कोसी पर, सतलज पर, मतलब टेहरी, ठीक है। बताइए क्या होगा? हाँ, टेहरी डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो टेहरी डैम किस नदी पर बनाई गई है? भागीरथी पर। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा बनते हैं ना, तो उसी भागीरथी नदी पर यह टेहरी डैम बनाया गया है। 99 बताइए। सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर?
सलाल डैम किस नदी पर बनाया गया है? सलाल डैम किस नदी पर बनाया गया है? हाँ बताइए, नॉर्थ में, उत्तर में है। सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? चेनाब। हाँ चेनाब, ठीक है। 100 बताइए, ओशन कंटेंट बोला कि परसेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। समुद्र में कितना पानी है? समुद्र में कितना पानी है बताइए, कई बार बात हो चुका है। 96.59% या 5%। अगला बताइए तो 101, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज, बताइए। हाँ, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। चलिए 101 का बी। 102 का नागार्जुन सागर डैम। हाँ, नागार्जुन सागर डैम किस पर बनाया गया है बता दीजिए। नागार्जुन सागर डैम किस पर बनाया गया है बताइए, किस पर है? चेनाब पर सलाल डैम है, कृष्णा। चलिए ठीक है, अभी 100 हो गया, काफी है, ज्यादा नहीं करना है। अभी 100 से ज्यादा क्वेश्चन है।